नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 2 मई 2023 और आप सभी जानते हैं कि द हिंदू एनालिसिस के तहत हम महत्वपूर्ण संपादकीयों को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हम इसे वर्ड बाय वर्ड करते हैं ताकि आपको हर एक सेंटेंस की समझ हो सके और एक संपूर्ण विश्लेषण आपको प्राप्त हो सके जो आपके एग्जाम की तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है और करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ को मजबूत भी बनाता है। साथ ही आपकी इंग्लिश हिंदी भी काफ़ी अच्छी होती है और अगर इंग्लिश अच्छी हो गई तो परीक्षा में सफलता हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंग्लिश में बढ़त जो होती है वो आपके लिए काफ़ी मायने रखती है। तो चलो देख लेते हैं हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या हैं आज के लिए। बाइंग टाइम पहला टॉपिक है, सेबी से संबंधित है, पढ़ेंगे इसे हम। इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी, जो संवैधानिक पंक्चुअलिटी है उसका महत्व क्या है उसके बारे में चर्चा की गई है इसमें। तीसरा टॉपिक है पॉलिटिकल रेमिशन, इसे हम छोड़ देंगे, राजनीतिक तौर पे है। द स्क्रिप्ट एंड ट्रैक ऑफ अ मास्टर स्टोरी टेलर, देयर आर 4 टॉपिक्स। और सबसे पहले प्रथम टॉपिक्स के साथ शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। साथ ही आप एक नोटबुक और पेन लेकर अवश्य बैठें ताकि जो वर्ड्स मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसे आप नोट कर लेंगे, आपकी वर्ड पावर भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के लिए शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, चलो देख लो पहला टॉपिक, बाइंग टाइम। डिथरिंग ऑन द अडानी ग्रुप प्रोब विल डेंट सेबीज क्रेडिबिलिटी। देखो दो तीन बातें यहाँ पर जाननी है कि सेबी से संबंधित चर्चा की गई है कि जो सेबी है, ठीक है, सेबी को लेकर चर्चा है कि सेबी की जो कार्यप्रणाली है और सेबी जो अभी जांच कर रही है, अडानी समूह की जांच कर रही है सेबी, ठीक है, अडानी समूह जो है उसकी जांच कौन कर रही है, सेबी कर रही है। उसमें अगर सेबी हिचकिचाहट करेगी, डिथरिंग करेगी, उससे क्या होगा, सेबी की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता जो है वो खतरे में जाएगी, उसे नुकसान पहुंचेगा। डेंट का क्या होता है, नुकसान पहुंचना, और डिथरिंग मतलब हिचकिचाहट। ठीक है, अब ये क्या है, देखो अभी हिंडनबर्ग वाला मामला आया था, आपको पता होगा, उसने अडानी ग्रुप पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए थे, जिसमें कि वित्तीय धोखाधड़ी, स्टॉक मैनिपुलेशन आदि ऐसे आरोप थे और रेटिंग प्रणाली में भी खामियों को लेकर आरोप लगाए गए थे। तो उस संदर्भ में सेबी जांच कर रहा है कि आखिर अडानी ग्रुप की तरफ से क्या क्या फॉल्ट हुई है, तो सेबी को जांच करना कर्तव्य बनता है। तो पहले एक नज़र डालते हैं सेबी के क्या कार्य हैं। आप ना सेबी को पहले बार समझ लो आखिर सेबी क्या है। ठीक है, तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसे हिंदी में कहते हैं हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। देखो भारत में हर एक कार्य को करने के लिए कोई ना कोई बॉडी होती है। अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का, उसे देखने का कि किस प्रकार से वहाँ पर लेन देन चल रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, हेरी फेरी तो नहीं हो रही, उसको रोकने का दायित्व क्या है, सरकार ने सेबी को दिया है। 12 अप्रैल 1992 को सेबी का गठन किया था और इसका उद्देश्य यही है कि स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधि पर ये नज़र रखे और ट्रेडिंग से जुड़े किसी भी पार्टी को की शेयर मार्केट में दिलचस्पी जो है उसको सुरक्षा देना है। ठीक है, सेबी जो है वो वैधानिक नियामक है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी है, ठीक है, जो भारतीय पूंजी बाजारों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी जिसके पास है। ठीक है, तो उसे देखता है, नियंत्रित करता है, ये निवेशकों को संरक्षण प्रदान करता है, इन्वेस्टर को। ठीक है, सेबी की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी को रोकेगा। ठीक है, वित्तीय जो मध्यस्थ होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं, जैसे कि अंडर राइटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उसके लिए ये रूल बनाता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ठीक है, आचार संहिता। तो ये सब कार्य हैं सेबी के। ठीक है, तो सेबी की का गठन इसलिए किया गया था। तो हाल ही में जो अडानी ग्रुप का जो मामला आया ना, तो उसमें फिर सेबी जांच कर रहा है, देख रहा है कि क्या अडानी ग्रुप ने कुछ गलतियां की हैं, क्या आखिर क्या क्या बातें हैं। तो उसी को लेकर है कि मान लो अगर सेबी ने सही से रिपोर्ट नहीं दिया, सही से जांच नहीं की, तो सेबी की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचेगा, उसी की बात की गई है। Barely 2 days before the expiry of the Supreme Court's stipulated deadline to prove allegations raised by Hindenburg Research about misdemeanors and violations of stock market norms by Adani Group, the Securities and Exchange Board of India has sought at least 6 more months from the court. ठीक है, अब देखो बात यहाँ पर ये समझने वाली है
कि अडानी समूह द्वारा जो है वो शेयर बाजार में मैनिपुलेशन को लेकर हिंडनबर्ग ने, ठीक है, क्या क्या था, आरोप लगाया था, है ना। रिसर्च फर्म है, रिसर्च हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या किया था, एलिगेशंस लगाया था, आरोप लगाए थे, ठीक है, किस पर, अडानी ग्रुप पर, ठीक है। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने की जिम्मेदारी इसको दी, सेबी को, सेबी जांच कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन फिक्स किया था कि आपको इतने समय में रिपोर्ट देना है, उसके ठीक 2 दिन पहले, बेयरली 2 डेज बिफोर, क्या किया सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का और समय मांगा है। हैज साउट एटलीस्ट 6 मोर मंथ्स, 6 महीने का क्या किया है और समय सेबी ने मांग लिया है, ठीक है, टू फाइनलाइज इट्स फंडिंग, ताकि जो इसकी फंडिंग को अंतिम रूप दे सकें, पूरा पता लगा सकें, ठीक है। फॉलोइंग द ब्लड bath in the prices of most Adani Group share after the publication of Hindenburg's report in late January, the court had responded to a PIL and set up an expert committee to investigate the causal factors behind investor losses and ascertain regulatory failures, ठीक है। अब देखो क्या है, जो अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट आया ना, उसके बाद क्या हुआ, अडानी ग्रुप के शेयर में ना, स्टॉक में ना काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है ना, काफ़ी धड़ाम से उसका मार्केट गिर गया, ठीक है। तो ये जो हुआ, तो ये कब हुआ, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए गए थे, उसके बाद अडानी ग्रुप का शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गया। तो उसमें क्या हुआ, जनवरी की घटना है ये, लेट जनवरी की, ठीक है, जनवरी के अंत की। तो उस समय ना कोर्ट में एक PIL डाली गई है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका डाली गई, ठीक है। तो उस जनहित याचिका डाली गई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, ताकि इसके जो मतलब रीजन्स हैं, है ना, उसको पता लगाया जा सके कि आखिर जो इन्वेस्टर जो हैं, जो निवेशक जो हैं, उनके नुकसान क्यों हुए, है ना। अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टर थे, जो पैसा लगाए थे, उनके नुकसान हुए ना जब वैल्यू गिर गया तो। और आखिर जो रेगुलेटरी नियामक की जो विफलताएं हैं, वो कहाँ तक हुई, उसको पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई, ठीक है। हु टर्म्ड द हिंडनबर्ग अडानी लिंक्ड इशूज एज द एलिफेंट इन द रूम। सेबी चीफ जो है, उन्होंने इसे कहा, क्या कहा, इसे एक तरह से एलिफेंट इन द रूम में एलिफेंट वाली मतलब बात कही है ना, इस रिपोर्ट को लेकर के, ठीक है, जो हिंडनबर्ग अडानी लिंक्ड जो इशू जो था वो, टू एंश्योर द कमिटी गेट्स द इंफॉर्मेशन इट नीड्स। सेपरेटली द कोर्ट टास्क द रेगुलेटर टू स्पेसिफाई कंक्लूड इट्स ऑन गोइंग प्रोब इनटू द ग्रुप फॉर वायलेशन ऑफ। साथ ही देखो कोर्ट ने रेगुलेटर को, जो सेबी है, इससे जिम्मेदारी दी कि आप ना काफ़ी तेज़ी से अपना जो ना, ये जो अपना आपका जो जांच चल रहा है वायलेशन को लेकर के, जो अनियमितता है या उल्लंघन को लेकर जो आप जांच कर रहे हो ना, तो उसको जल्दी से आप कंप्लीट करके मुझे दो, कोर्ट ने कहा सेबी से, ठीक है। इट ऑल्सो सॉट अ लुक इनटू वेदर द ग्रुप हैड फ्लाउटेड द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। इसने ये भी कहा कि क्या ये अडानी ग्रुप ने जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है, मतलब न्यूनतम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो नॉर्म्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसका उल्लंघन किया है क्या, आप इसकी भी जांच करो। फेल टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड मैनिपुलेटेड स्टॉक प्राइसेज ना। और जो ग्रुप जो है, ये जो एक तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और मैनिपुलेटेड स्टॉक प्राइसेज जो है, ठीक है, तो उसके बारे में भी कहा कि आप ये देखो। लेकिन जो सेबी जो है एक तरह से विफल रहा इस सब में, ठीक है। और दूसरी बात कि सेबी जो है, सेबी और जो विशेषज्ञ समिति के लिए 2 महीने का समय सीमा दिया गया था, ठीक है, ठीक है। तो सेबी की बात है, तो सेबी के लिए और एक्सपर्ट कमेटी के लिए 2 महीने की समय सीमा थी, 2 मंथ्स डेडलाइन था, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 मंथ्स डेडलाइन था, ठीक है, 2 मंथ्स डेडलाइन था सेबी और एक्सपर्ट कमेटी के लिए, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनके नेतृत्व में ये कमेटी है, ठीक है। तो एंड्स ऑन मई 2, जो कि मतलब एक तरह से मई 2 को ख़त्म हो रहा था ये, ठीक। लेकिन सेबी लास्ट मिनट प्ली फॉर मोर टाइम, लेकिन सेबी ने अंतिम समय में ना ज़्यादा समय का रिक्वेस्ट डाला, ठीक है, ज़्यादा समय के लिए याचिका डाली। शैल ऑल्सो अफेक्ट इफ नॉट इफेक्टिवली डिटेल द डिलिब्रेशंस ऑफ द जस्टिस सेपरेट पैनल, जस्टिस सेपरेट पैनल। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से इसने समय मांग लिया, ठीक है। तो अगर मान लो सही तरीके से मान लो नहीं, एक तरह से कुछ क्लियर होता है, तो इसकी भूमिका पर तो असर पड़ना तय ही है और लाजमी भी है, ठीक है, कि असर पड़ेगा इस पर, ठीक है। चलो
और दूसरी बात देखा जाए कि रेगुलेटर हैज क्रिस्टलाइज्ड अ प्राइमा फेसी व्यू ऑन सम इशूज। हालांकि नियामक जो है, जो देखो सेबी क्या है, नियामक भी तो है जो बाजार को रेगुलेट करता है ना, स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार को। तो सेबी ने एक तरह से प्रथम दृष्टया जो कुछ मुद्दों पर एक क्रिस्टलाइज किया है मामलों को, ठीक है, जिसमें कि इंक्लूडिंग और डोजन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन दैट पर्टेन टू मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि दर्जन भर ट्रांजेक्शन की बात की गई है जो कि मतलब एक तरह से फाइनेंशियल स्थिति को, वित्तीय मामलों को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, सरकमवेंशन ऑफ नॉर्म्स एंड पॉसिबल फ्रॉड, और जो कि एक तरह से जो प्रक्रियाएं हैं, नॉर्म्स जो हैं, ठीक है, तो नॉर्म्स जो हैं उसको मतलब व्यवस्था जो है, एक तरह से कानून जो है ना, उसको उसके अनुपालन को, मानदंड जो है, मानदंड के धोखाधड़ी और संभावित धोखाधड़ी को है ना, पॉसिबल फ्रॉड को इंडिकेट करते हैं। सेबी ने जो रीजन बताया ना, कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन इसके नज़र में आए हैं, तो उसको लेकर सेबी को लगता है कि ये मामला जटिल है और इसमें कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। हालांकि however it has cited the complexities of the transaction to argue that a detailed assessment would normally take 15 months and it is trying to do it in 6 months। हालांकि सेबी ने जो कहा है कि ट्रांजैक्शन को रीड करने में, समझने में, डिटेल्ड असेसमेंट है ना, विस्तृत इसका आकलन करने में सामान्यतया 15 महीने लगेंगे, लेकिन सेबी इसे 6 महीने में करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू डू इट इन 6 मंथ्स। Even if one leaves aside the merit of the complexity and played by a professionally led independent regulator with a primary mandate to protect investor interest, the timelines suggested are disingenuous, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि निवेशक के हितों की रक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है इसका, ठीक है, किसका, सेबी का, है ना, प्राइमा फेसी यही उद्देश्य है इसका कि भाई निवेशक के हितों की रक्षा होगी। और अभी निवेशक के हितों की रक्षा हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई है? कि भाई लॉस हो गया, अडानी ग्रुप का लॉस हुआ तो निवेशकों का ही तो लॉस हुआ, निवेशकों ने ही तो पैसे लगाए थे उसमें, ठीक है। तो अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिर गए तो किसका नुकसान हुआ? निवेशकों का नुकसान हुआ। तो निवेशकों के हितों की रक्षा करना इसका दायित्व है। हालांकि आप इसमें देखो कि इसका दायित्व ही है, लेकिन जटिलता जो बताया जा रहा है, ठीक है, उसको देखें तो फिर भी एक तरह से समय सीमा जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है, डिसइंजीनियस लगती है। इफ़ सेबी डज सबमिट इस रिपोर्ट टू द कोर्ट बाय दिस नवंबर, अगर सेबी इस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने 10 नवंबर तक देता है, इट वुड मार्क 10 मंथ्स सिंस द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से देखा जाए तो 10 महीने लग गए, कम से कम 10 महीने लग गए, एंड ऑलमोस्ट 2 ईयर्स सिंस इट, और लगभग 2 साल लग गए सिंस इट इनिशियली स्टार्टेड एग्जामिनिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ग्रुप, और जब से इसने इस ग्रुप के खिलाफ जो आरोपों को चेक करना शुरू किया है, तो ये समझिए कि उस तब से न इसके करीब 2 साल एक तरह से निकल गए, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स इसके निकल गए, है ना, 2 साल इसने निकाल दिए ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच करते करते, ठीक, जो अडानी ग्रुप है। Where a wrongdoing has been found, it need not take 6 months to confirm them। अब देखो, अगर जहाँ पर गलती देखने में, अगर रॉन्ग डूइंग का पता चला है कि कुछ गलत हुआ है, उसका पता चला है, तो वहाँ 6 महीने नहीं लगने चाहिए उसे कंफर्म करने के लिए, ठीक है, कि भाई गलत हुआ है। इंटरिम फाइंडिंग्स मस्ट बी प्रेजेंटेड विद एनी caveats deemed fit, just as interim orders can be passed on established violations, thus informing and protecting investors rather than condoning them in the name of uncovering the big picture। अब देखो यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि अंतिम निष्कर्ष तो दिया ही जाना चाहिए था, है ना। इंटरिम जो फाइंडिंग्स तो सेबी दे ही सकती थी, ठीक है, और दिया जाना चाहिए कि मान लो एक तरह से जो आप बताओगे कि हम बड़ी तस्वीर ला रहे हैं, बिग पिक्चर ला रहे हैं, बड़ा मामला आपके सामने ला रहे हैं, और उसके बीच क्या है, जो एक तरह से आप उसे भी इग्नोर कर रहे हो, अभी तक आप उस रिपोर्ट को ला नहीं रहे हो, ठीक है, और एक प्रकार से आप जो उल्लंघन हुए हैं उसकी रक्षा ही, उसकी एक तरह से रक्षा ही हो रही है एक तरह से। तो अंतिम आदेश एक तरह से पारित किए जाने, जैसे मान लो क्या होता है कि एंटरिम ऑर्डर्स जैसे पास होते हैं ना, अंतरिम आदेश जो पास होते हैं, है ना, कैसे, तो निवेशकों को सूचित करने और रक्षा, उसके हितों की रक्षा करने के नाम पर अंतरिम आदेश पारित होते हैं, ठीक है, कैन बी पास्ड, पारित हो सकते हैं। उसी प्रकार सेबी को जो निष्कर्ष है, अंतरिम निष्कर्ष वो देने चाहिए थे कि अभी तक हमने ये पता किया है
ठीक है। लेकिन आप इसे एक तरह से उसे छिपाओगे, ठीक है, उसे बाहर नहीं करोगे कि भाई हम बहुत बड़ा अनकम है ना, एक तरह से आप जो बड़ा मामला है उसको एक तरह से अनकवरिंग के नाम पर कि हम उसे सामने लाएंगे, बड़ा मामला एक ही बार आएगा, तो छुपाना सही नहीं है, उसको आप रखो सामने। फॉर एन इशू दैट हैज अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन मार्केट, और खासकर ये मुद्दा जो है ना, इसने भारतीय बाजार की विश्वसनीयता को भी प्रभावित किया है, हिंडनबर्ग वाला मामला जो है, एंड इट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, और जो इसके शासन जो नियामक हैं उसको भी एक तरह से नीचा दिखाया है कि आखिर इनके नाक के सामने ये घटना घट गई और हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छाप दी। तो भारतीय नियामक क्या कर रहे थे, भारतीय जो प्रशासन है, भारतीय शासन जो है स्टॉक मार्केट है, वो क्या कर रहा था। जैसे कि आप देखो, एट ए स्केल अनमैच्ड बाय द सत्यम fiasco and IL&S and implosion, SEBI's petition does need not take 6 months to confirm them, ठीक है। interim findings must be presented with any caveats, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो कि IL&F imposition, SEBI's petition does not inspire confidence and that is bad news for investors in India's financial markets। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि देखो, भारतीय बाजार की विश्वसनीयता प्रभावित हुई, ठीक है, और सत्यम वाला इशू था, एक सत्यम इन्फोटेक विफलता जो भारत में हुई थी, तो उसको उससे भी मार्केट प्रभावित हुआ था, विफलता देखी गई थी। तो देखो, भारत का कोई अगर भारतीय कंपनी है, कोई ग्रुप है, अगर वो फेल करता है, ठीक है, उसमें कोई अगर बाहर का या अंदर से ही कहीं से भी अगर उसमें कोई विफलता या कोई कमजोरियां या फिर कोई एक तरह से मानदंडों का उल्लंघन, ऐसी कोई भी बात सामने आती है, तो डेफिनेटली भारतीय मार्केट पर उंगलियां उठेंगी, ठीक है, और उठनी ही है। और डेफिनेटली सेबी पर भी उठेंगी, क्योंकि सेबी ही उसका आधार है भारतीय मार्केट का, उसका नियामक है, उसे जिम्मेदारी दी गई है कि भारतीय मार्केट, इंडियन मार्केट सही से चले, यहाँ की फर्म जो है, यहाँ के जो ग्रुप हैं वो सही से चलें, तो सेबी का ही काम जांच करना है, ठीक है। और एक तरह से बैड न्यूज़ यही है कि भारत में निवेशकों के लिए, भारत के जो वित्तीय बाजार है उसमें निवेशकों के लिए बैड न्यूज़ यही है ना कि सेबी एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही है, आत्मविश्वास नहीं दिखा रही है। सेबी पेटिशन डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, सेबी ने जो अलग से टाइम मांग लिया है काफ़ी दिनों का, तो उससे आत्मविश्वास नहीं झलकता सेबी के एंड से, सेबी की ओर से, जो कि आत्मविश्वास झलकना चाहिए, तभी निवेशकों के मन में क्या होगा, एक तरह से विश्वास बैठेगा, और निवेशकों के मन में विश्वास बैठेगा तभी भारतीय बाजार के लिए अच्छे दिन को कहा जा सकता है। उसी को भारतीय बाजार के लिए जो निवेशकों का विश्वास है वो काफ़ी मायने रखता है, और उसी से भारतीय बाजार का भविष्य निर्धारित होगा, भारतीय बाजार जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज हमने चर्चा की आज सेबी को लेकर के, जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट मामले में सेबी ने एक तरह से जो अडानी ग्रुप पर जो आरोप है उसमें सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा है, उसके जांच को लेकर के सेबी ने कहा है कि और हमें टाइम चाहिए, और जो सेबी की जो प्रतिक्रिया है, जो काम करने का वो तरीका है अभी इस मामले को लेकर के, जिस प्रकार से सुस्ती दिखाई जा रही है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, एक तरह से आत्मविश्वास नहीं दिखता उस नियामक के एंड से, नियामक की ओर से, और जो कि निवेशकों के लिए तो अच्छा नहीं ही कहा जा सकता है। तो इसको लेकर हमने चर्चा की, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आपने सेबी के कार्य भी समझ लिए, और अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे इंडियन मार्केट को क्या नुकसान हुआ और क्या हो सकते हैं नुकसान, निवेशकों के हित कैसे प्रभावित हुए। आशा है कि ये जानकारियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो कल फिर मिलते हैं संपादकीय सेक्शन में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।